आ गया। अभी देखो आया, शायद आया। आ गया। ठीक है, ठीक है। अब हम अपने इस पे जाते हैं पेज, ठीक है। चलिए। ओके। हाँ तो दोस्तों, अब जुड़ तो जाएं, फिर मैं नमस्कार भी करूं। गो लाइव इनवाइट, क्या गो लाइव विद प्रशांत, इनवाइट प्रशांत पचोरी। प्रशांत जी नमस्कार। ब्रिंग देम ऑन कैमरा की जरूरत नहीं है ना अभी। प्रशांत पचौरी जी नमस्कार। कौन है? हाँ बताओ। हाँ बोलो। कुछ कह रहे हो गौरी? हेलो। हाँ हेलो प्रशांत भाई, नमस्कार। बुंदेली झलक, आओ भैया राम राम। बुंदेली झलक वालन खो सबको हमारा राम राम पहुँचे। अब बस बातें करो, वो बातें करो, क्या करना है? देखो भी ऊपर से लगाओ, तुम लगा दो जरा ने। अच्छा, अरे नमस्ते सर, नमस्ते बस बातें नमस्ते। करते चलो। आज मेरे मित्रों का आग्रह था तो मैंने कहा चलिए आज मैं लाइव आता हूँ। और हमारे बुंदेलखंड में एक अपना बुंदेली फिल्म उद्योग के नाम से एक आरिफ शहडोली भाई ने एक अपना वो शुरू किया है, जो भी वेबसाइट है, जो भी है। तो उनके माध्यम से हम लोग अब जुड़ रहे हैं। हाँ, क्या हुआ? लगाना है ना? काट दिया? लगा हुआ है ऑन। आवाज़ नहीं आ रही? नहीं आ रही, बातें करो। सर नमस्ते मोदी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी। हाँ ओके ओके ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। कुछ लोग जुड़ गए हैं और हमारे आदरणीय मोदी जी, महेंद्र मोदी जी, जो हमारे विविध भारती में स्टेशन डायरेक्टर रहे हैं, उनसे भी उनका भी जुड़ाव हो गया है। और थोड़ा सा ये है कि सबको ये बता दूं कि चूंकि ये बुंदेलखंड फिल्म उद्योग का के कार्यक्रम है, तो थोड़ा सा बुंदेली में बीच बीच में बोलूँगा। तो सभी भैयन को हमारा राम राम। और सर मोदी जी आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। और कौन कौन जुड़ रहा है? कुछ लोग और आ जाएं तो फिर शुरू तो खैर हो ही गया है लगभग। आ रहे हैं कुछ लोग और आ रहे हैं, कुछ लोग लाइक कर रहे हैं। हो सकता है कुछ लोग ना पहुंच पाए हों वहां तक, क्योंकि आज मैंने एक्चुअली लेट ही थोड़ा सा सबको बताया है। आरिफ शहडोली जी नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और राज साहब नमस्कार। जय बुंदेलखंड, जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की। तो भाऊ भैया ऐसा है कि अब हम अपनी जर्नी बताएं, हम कैसे शुरू की हमने अपनी जर्नी। हम चूंकि अब झांसी के रहने वाले हैं, बुंदेलखंड के रहने वाले हैं, तो मोदी जी बुंदेलखंडी में बोल रहा हूँ, तो थोड़ा सा बुंदेलखंडी का भी मजा लीजिए। तो झांसी में वहाँ जन्म बहुत हो और होई लिखे पढ़े। आरिफ शहडोली जी भले पधारे जू। जी 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 भाई, आप ठाट। महेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि इतनी बुंदेली तो समझ में आएगी। महेंद्र जी भी राजस्थान से हैं और बहुत बढ़िया राजस्थानी पर उनका कमांड है। वो भी जब बोलते हैं तो मैं उनके साथ जुड़ता हूँ। धन्यवाद मोदी जी। नलिनी जी जुड़ गई हैं और
अच्छा लग रहा है। वो जयपुर से जुड़ी हुई हैं, आरिफ शाहडोली जी झांसी से हैं, और हमारे बुंदेली झलक वाले सारे बंधु झांसी से हैं। तो ऐसा है कि झांसी में ही मैं, चूँकि मेरा जन्म झांसी में हुआ, वहीं पला बढ़ा, तो बचपन से एक हसरत थी कि कुछ ऐसा करना है, कुछ अलग करना है। और कुछ भगवान की कुछ ऐसी कृपा हुई कि कुछ उन चीज़ों से जुड़ गया जिनसे लोग जोड़ने के लिए, अपने आप को जोड़ने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन भगवान ने कुछ अपने आप ही दे दिया। वो था संगीत, कुछ चित्रकला। तो कलाओं से जुड़ता चला गया। और एक दिन मेरे मोहल्ले में एक सज्जन बांसुरी बजा रहे थे, तो मुझे भी लगा कि मुझे भी बांसुरी बजाना चाहिए। और मैं जाके बाजार से, उस समय बहुत सस्ती आती थी बांसुरी, 15 पैसे की बांसुरी मैं खरीद के लेके आया। राहुल शर्मा जी नमस्कार। तो 15 पैसे की मैं बांसुरी खरीद के लेके आया, और बहुत सस्ती होती थी। तो उस पर मैंने उनको देखा था जो मेरे मोहल्ले में बजाते थे, तो मैंने उनके जैसे उंगलियां रख के और शुरू किया बजाना। धीरे धीरे बजना शुरू हो गई। फिर तो उन दोनों, एक गाना बड़ा फेमस था, सावन का महीना पवन करे शोर, वो बजाया करते थे। तो उनको मैं गौर से देखता था। अच्छा, ललितपुर से हैं राहुल जी, नमस्कार नमस्कार, धन्यवाद। तो मैंने फिर बांसुरी से शुरुआत की, बजाना शुरू किया, धीरे धीरे गाने निकलने लगे। फिर बांसुरी से फिर और चीज़ें हुई, फिर माउथ ऑर्गन हुआ, फिर वायलिन भी हुआ, गिटार भी हुआ। ये सब होते होते कलाओं से मैं जुड़ता चला गया। और वहीं झांसी में एक अपना स्कूल हुआ करता था संगीत का, राम लला संगीत विद्यालय, झा साहब का स्कूल होता था। तो वहाँ मैंने फिर थोड़ी सी विधिवत शिक्षा लेने की कोशिश की, क्योंकि एक संगीत में वो तो होना चाहिए ना अपने पास एक डिग्री, या जो, तो उसके लिए फिर मैंने वहाँ जुड़ा। तो वहाँ चोपड़ा साहब मेरे गुरु बने, उन्होंने मुझे वायलिन पे बाकायदा शिक्षा दी। फिर उसके और आगे बढ़ना हुआ, तो फिर जब मैंने प्रभाकर के लिए मैं अप्लाई किया, तो फिर मैं ग्वालियर गया, और वहाँ मुझे श्री सुरंगे जी जो मेरे गुरु रहे हैं, उनका मुझे सानिध्य मिला, उनका आशीर्वाद मिला। वो, उनके साथ एक बड़ी ट्रेजेडी थी कि वो बचपन से ही ब्लाइंड थे, लेकिन इतना अच्छा वायलिन बजाते थे कि जो भी सुनता था उनकी आंखों में आंसू आ जाए। खैर, उनसे मैंने वायलिन की और आगे की शिक्षा ली। और फिर हुआ ये कि चूँकि ललित कलाओं से जोड़ा था, इधर साथ में पढ़ाई मेरी चल रही थी। तो चूँकि पिताजी श्री राजेंद्र कुमार वर्मा झांसी के बड़े क्रिमिनल लॉयर थे, तो उनकी इच्छा ये थी कि मैं वकालत करूं, मैं भी लॉयर बनूं। तो मैंने अपनी पढ़ाई में झांसी से बीकॉम किया, फिर एमकॉम आगरा से किया, फिर एलएलबी झांसी से वापस किया, और कोशिश की कि थोड़ा सा मतलब मैं करूं वकालत। लेकिन फिर लगा कि नहीं, मैं मतलब वकालत में उतना मन नहीं लगा मेरा। तो हुआ ये कि फिर अच्छा, इस बीच में मेरे चूँकि कार्यक्रम में ये मेरा बांसुरी और ये बाकी सब संगीत के कार्यक्रम चलते थे, तो मैं झांसी में स्टेज शोज करता था। फिर धीरे धीरे, उस समय झांसी में रेडियो स्टेशन नहीं होता था, तो छतरपुर रेडियो स्टेशन से मैंने टेस्ट वगैरह दिया। फिर वहाँ से मेरे प्रोग्राम आने शुरू हुए, वायलिन के, फ्लूट के। तो फिर लगा कि अच्छा, फिर हुआ क्या कि चूँकि पिताजी का तो मन था कि मैं वकालत करूं, लेकिन जब वहाँ से भी प्रोग्राम आने शुरू हुए, तो फिर पिताजी ने फिर बहुत ज़्यादा मुझे प्रेस करना, मतलब प्रेशर डालना वो ठीक नहीं समझा। और मैं फिर अपने हिसाब से, और मेरे जब पेपरों में भी नाम वगैरह निकलने लगे, तो फिर उन्होंने नलिनी जी कह रही हैं कि कोई बुंदेलखंड का गीत सुनाइए। चलिए, गीत में सुनाता हूँ, बाद में सुनाऊंगा। जो कुछ थोड़ा थोड़ा अभी याद हैं, कुछ कुछ चीज़ें याद हैं। तो और प्रशांत पचौरी का, सर जी मैं झांसी से ही हूँ, पर आपसे कभी मुलाकात नहीं हो पाई, अब जल्द ही मिलेंगे। हाँ हाँ प्रशांत भाई, बिल्कुल मिलेंगे। तो अब चूँकि मैंने एलएलबी भी कर लिया था, और मेरे सब स्टेज शोज होते थे। अच्छा, इस बीच में चूँकि थोड़ा सा चेहरा मोहरा ठीक ठाक था, पर्सनैलिटी भी ठीक थी, तो एक वो था, एक चार्म था बम्बई के लिए भी, या फिल्म लाइन के लिए भी, या सीरियल के लिए।
तो उस बीच में कहीं कहीं कुछ लोगों से भी मुलाकात हुई और उनके थ्रू पर मैंने झांसी में भी कोशिश की कुछ टेली फिल्म वगैरह कुछ इस तरह की बनाने। उन्होंने वीडियो फिल्म चला करती थी, तो वीडियो फिल्म के लिए मैंने झांसी में कोशिश की और राहुल शर्मा जी बिग बी का पड़ोसी रहा हूँ। अच्छा खैर, तो मैंने झांसी में कुछ लोगों से मिलके और कुछ कोशिश की। अच्छा, उसमें क्या थे, झांसी के बहुत बड़े बड़े लोग भी जुड़े हुए थे मेरे साथ। श्री मतलब गुरुजी लेवल के थे, श्री के.डी. शर्मा जी, और एक वहाँ के हेड टीसी थे त्रिवेदी जी, मिश्रा जी, टी.एन. मिश्रा जी, और हमारे बाबू भाई फ्रेंड्स स्टूडियो वाले। ऐसे बहुत से लोग जुड़े थे जो बड़े लेवल के। एक डॉक्टर थे, शायद टी.पी. जायसवाल उनका नाम था, वहाँ मेडिकल कॉलेज में। तो वो सब पूरा एक बड़ा ग्रुप लेके हम लोगों ने एक अच्छी सी टेलीफिल्म, और हम लोग इन पे बना रहे थे अपने लाला हरदौल पे। तो उसकी पूरी रिसर्च करके मैंने बाकायदा स्क्रिप्ट तैयार की थी, लेकिन कुछ ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न हुई कि कहीं कुछ प्राकृतिक आपदा भी आई और कुछ आपस के मतभेद हुए, तो वो नहीं बन पाई। फिर मैंने और भी कोशिश की, एक दो और बनाने की कोशिश की। तो ये सब मेरे चल रहे थे। अच्छा, कॉलेज में भी मैंने अपने नाटक वगैरह खेलना शुरू किए थे। तो कॉलेज में भी मैं जब LLB कर रहा था, तो हम लोग का एक अपना पूरा विधि का ग्रुप बना था, LLB का विधि संकाय का मैंने ग्रुप बनाया था। तो उसमें भी एक प्ले मेरे ही लिखा हुआ, मेरे ही डायरेक्ट किया हुआ खेला गया, नौकरी के नाम से। बहुत अच्छा, लोगों को बहुत बढ़िया भी लगा। आके कंपटीशन में होता यह था कि हम लोग के ग्रुप में सारे कई तरह के कलाकार जुड़े हुए थे। कोई संगीत भी था, तो कोई इवन लड़कों में सिलाई कढ़ाई वाले भी लड़के हुआ करते थे। तो जब बुंदेलखंड में जो कल्चरल प्रोग्राम हुआ, उस कल्चरल प्रोग्राम में जितने भी प्राइजेस थे उसके करीब मुझे लगता है कि और कुकिंग का और म्यूजिक के तो थे, मतलब जो कंपटीशन के अपना वाद्य का, सिंगिंग का, और पास थे। ऐसे करके 60% से ज़्यादा प्राइज हम लोग के पास आया करते थे। तो खैर वो सब चलता रहता था। कहने का मतलब ये कि मैं कलाओं के साथ बहुत ज़्यादा ये था कि चलो भाई कुछ तो कर रहा है, भले ही रुचि ले रहा था LLB में, मतलब वकालत करने में। तो उन्हीं दिनों एक टेलीफिल्म बना रहा था मैं। अच्छा, मेरे एक मित्र दिल्ली में थे, श्रीराम सेंटर में, नाम मैं लूँगा और मेरे मित्र हैं तो ज़रूर से ना। तो मैं एक जगह शूट कर रहा था, वहीं पचकुइया के पास एक के घर में, आत्माराम सिंधी जी का घर था। शायद बहुत लोग जानते होंगे जो झांसी के रहने वाले हैं। तो उसी शूट पे वो आए और बोले, यार अगर तुम हो सके तो कल चलो हमारे साथ दिल्ली। मैंने कहा क्या हुआ भाई? बोले नहीं, वो श्रीराम सेंटर में एक ऐसा आर्टिस्ट चाहिए जो म्यूज़िक भी जानता हो, एक्टिंग भी जानता हो, और चीज़ें जानता हो, पेंटिंग भी जानता हो। तो पेंटिंग का भी मेरा बहुत अच्छा चल रहा था कि पेंटिंग में झांसी में बहुत सारे में प्राइजेस जीते। और अच्छा, ये पेंटिंग म्यूज़िक मेरे पास अपने मतलब कहना चाहिए भगवान की दी हुई देन थी। बाद में ज़रूर मैं म्यूज़िक में, मुझे जब मैंने संगीत प्रभाकर का मैंने डिप्लोमा लिया तो मैंने सीखा था, लेकिन शुरुआत मुझे ईश्वर ने ही दी थी ये सब चीज़ें। तो उनने कहा कि भाई दिल्ली चलना है। मैंने कहा ठीक है, मैं ये कंप्लीट करता हूँ, निकलता हूँ। और मैंने वो किया, रात में जितना शूट वूट होना था वो किया। अगले दिन हम लोग दिल्ली निकल गए। तो ऐसे झांसी से दिल्ली पहुँचे, और झांसी में श्रीराम सेंटर रिपोर्टरी में, जो श्रीराम सेंटर फॉर कल्चरल एंड आर्ट्स के नाम से फेमस है, आज भी लोग उसको बहुत मानते हैं। तो NSD के बाद हिंदी थिएटर में सेकंड नंबर पे वो आती है। तो वहाँ पर मेरे पार्टी में मेरा मतलब टेस्ट वगैरह हुआ, सारा सब कुछ हुआ, और वहाँ मुझे फिर सेलेक्ट कर लिया गया। कुछ और लड़कों को बुलाया गया था इधर उधर से, लेकिन
मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं वहाँ से फिर मेरी रंगमंच से मेरा जुड़ा हुआ, और उसके लिए मुकेश सक्सेना जी का बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे एक रंगमंच के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया। खैर वहाँ से फिर रंगमंच से काफ़ी कुछ काम किया, बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ वहाँ अच्छे अच्छे लोगों के साथ रहा, अच्छे अच्छे डायरेक्टर्स मिले, M.K. रैना जी जैसे बी जयश्री जी, वो सब आए, और राजेंद्र नाथ जी, ऐसे बहुत सारे लोग मिले। तो उनका तरीका देखा, फिर इसी बीच में ये हुआ कि अब चलो 1 साल 1.5 साल यहाँ निकल गया, अब और आगे बढ़ना है, क्योंकि मैं ये सोच के नहीं आया था कि अब मुझे यहीं तक अटकना है या यहीं रह जाना है, आगे बढ़ना था। तो फिर उसी बीच में NSD लिबर्टी में एक शो हो रहा था, जो अमेरिकन एम्बेसी, मतलब अमेरिकन एम्बेसी वाले करा रहे थे। वो बहुत बड़ा शो था, मार्को मिलियंस एक शेक्सपियर का नाटक है, उस पर आधारित था, करोड़ी मार्को के नाम से उसका हिंदी अडॉप्टेशन था। तो अच्छा हाँ, ये एक और श्री राम सेंटर की एक अच्छी सी चीज़ है। राम बुदेला जी नमस्कार, कालिंदी जी नमस्कार, दीपक कौशल जी नमस्कार। राम बुदेला जी मेरे बड़े भाई जैसे हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं, और उनके साथ भी शायद काम करने का मौका मिलेगा भी। उन्होंने कुछ मुझसे लिखवाया है, देखते हैं कब हम लोग काम करते हैं। खैर तो मैं श्री राम सेंटर की एक बात जो भूल गया था, वहाँ एक प्ले मैंने करने का मुझे सौभाग्य मिला, और उसमें बम्बई से गए थे श्री वामन केंद्रे जी, डायरेक्टर, जो एप्टा के डायरेक्टर हैं, आज भी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं। और उनके साथ में गए थे जो मराठी लावनी के सबसे बड़े शाहिर कहलाते हैं। शाहिर मतलब जो उस्ताद कहना चाहिए अगर हम लोग अपने भाषा में बोलें तो, शाहिर सावले जी, उनके बेटे थे देवदत्त सावले। तो ये दोनों, वो म्यूजिक कर रहे थे देवदत्त जी, और वामन जी डायरेक्ट कर रहे थे। तो हम लोगों ने प्ले किया था, एक मराठी प्ले है गाढ़वाचा लग्न, उसका हिंदी अडॉप्टेशन था गधे की बारात। वो हम लोगों ने किया था, वो बहुत फेमस हुआ था और इतना मज़ा आया था। पूरा म्यूजिकल था चूँकि, तो मुझे म्यूजिक का ही पूरा मौका मिला, एक्टिंग का ही पूरा मौका मिला। और तो कहने का मतलब ये कि एक बड़ा वो अचीवमेंट था मेरे लिए वामन जी के साथ काम करने का। तो फेमस हो गया था काफ़ी, तो फिर उसी बेस पे फिर मेरा म्यूज़िक वगैरह सब देखा गया, तो मुझे NSD में मुझे सेलेक्ट कर लिया गया करोड़ी मार्को के लिए। वहाँ से फिर NSD का सब पूरा काम देखा। उस समय NSD में मेरे साथ में मतलब बहुत लोग थे, मैं तो बाहर से आया हुआ था, लेकिन वहाँ उस समय अपने गोविंद नामदेव जी, सीमा विश्वास, हिमानी शिवपुरी, बल्लभ भाई जी तो गुजर गए हैं, बहुत उनके लिए बहुत दुख हुआ। और ऐसे बहुत सारे उस समय के कलीग्स थे, तो उनके साथ में रहने का मौका मिला, उनका तरीका सीखा। कहने का मतलब है कि मैंने कैसे कैसे अपने आप को मांझा, जो कुछ कमियां थी उनको दूर करता रहा। राम जी सादर प्रणाम आपको भी। तो अब ये मेरी जर्नी है। अमित कुमार जी जुड़ गए हैं, तो आज मैं अपनी पूरी जर्नी अपने सारे दोस्तों के साथ में, अरे सॉरी मैं बीच में बुंदेली में नहीं बोल रहा हूँ, तो बुंदेलखंड वाले आप नाराज़ मत होइए। आप कह भी सकत, हम बुंदेलखंडी में भी बात कर सकत हैं, लेकिन कहे गो कि भैया बहुत सारे लोग हमारे बम्बई के जुड़ रहे हैं, बाहर से भी जुड़े, तो वे लोग बहुत कम लोगों को समझ में आ है। इसमें थोड़ी थोड़ी बुंदेली कम कम बीच में बोलने हैं, ताकि आपको लगे कि हाँ भैया हम आप ही के बीच के हैं। लेकिन अब चूंकि बहुत सारे लोग जुड़े, तो भाई उनको भी ध्यान रखने पड़ेगा नहीं। तो ऐसा है भैया कि अब थोड़ी सी बीच में बुंदेली, थोड़ी सी अपने हिंदी। खैर वहाँ करोड़ी मार्को बड़ा हिट हुआ, बहुत लोगों ने। वहाँ रोडनी मैरियट आए थे अमेरिका से, यूजिन ओनील थिएटर है अमेरिका में, वहाँ के डायरेक्टर, वो डायरेक्ट कर रहे थे। तो उनके संग एक हिंदी में समझाने वाले भी थे, और इस तरह से करके हम लोगों ने बहुत बड़ा शो किया। अब चूँकि ये था कि भाई उस 4-6 महीने वहाँ मैंने उस गुजारे NSD लिबर्टी में। फिर ये था कि अब और आगे भी तो बढ़ना था। इसी बीच में अमाल अल्लाना जी, देखिए मेरा सौभाग्य, देखिए झांसी का एक बंदा, उसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे मौका मिलता है, कुछ जो एक माथे पे ईश्वर लिख देता है ना। तो
वो अपने आप होता चला जाता है कि बचपन से मेरे कहीं ना कहीं ये कलाओं के प्रति जो रुचि थी वो मुझे खींच रही थी। तो एनएसडी रिपर्टरी के बाद मुझे फिर अमाल अल्लाना जी के द्वारा बुलवाया गया। वो एक प्ले कर रही थी किंग लियर। किंग लियर जो था उसका हिंदी अडॉप्टेशन वो कर रही थी, और उसको उसमें वहाँ का प्रगति मैदान है जो वहाँ का दिल्ली का, वहाँ पे वो करने वाली थी। और उसमें बुलाया उनने मुझे, उन्होंने भी मेरा सब पूरा देखा, टेस्ट लिया, और उन्होंने मुझे सेलेक्ट कर लिया। फिर वहाँ उनके साथ जो मेरा जुड़ाव हुआ, और वहाँ से फिर वो काफ़ी उनके संग तो बहुत गौरवा भी हो गया था। वो मेरी बांसुरी सुन के बड़ी आनंदित होती थी, कहती थी अरे वो मेरी बेटी को सिखाइए मेरे, ऐसे ऐसे करके, तो बड़ा मज़ा आता था। खैर उनके संग जो मैंने टाइम गुजारा है वो मतलब मेरे लिए क्रीम टाइम था, क्योंकि उस प्ले में, किंग लियर में, सारे वो लोग जुड़े हुए थे जिनके साथ काम करने का सपना बड़े बड़े रंगमंच के आर्टिस्ट संजोए रहते हैं। मनोहर सिंह जी मेरे बहुत सीनियर, उनके साथ वो किंग लियर का मेन रोल कर रहे थे। राज विसारिया जी, और वो सब भी मेरे मतलब गुरु तुल्य हैं वो लोग सब। तो राज विसारिया जी को बहुत लोग जानते होंगे जो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो वो उसमें प्ले कर रहे थे मेरे साथ में। और जो एक वो हम लोग में वो बनते थे जो कौन चाचा जी करके, मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, सब कहने मतलब सब बड़े बड़े, अरुण बाली जी से तो बहुत अच्छा घरोबा हो गया था। ऐसे करके सारे मेन बड़े बड़े आर्टिस्ट जुड़े हुए थे उसमें। उनके संग काम कर रहा था, उनके संग सीख रहा था, उनको देख रहा था। और अच्छा उसमें हिमानी जी का हस्बैंड थे ज्ञान शिवपुरी जी, तो खैर गुजर गए हैं, तो उनके लिए बहुत बहुत दुख है। बहुत अच्छे इंसान थे वो। तो उनका वो और मैं, हम दो मिलके आपस में म्यूजिक भी संभाल रहे थे उसका प्ले का। तो वो एक ग्रांड शो था, बहुत बड़ा शो, मतलब मैंने जीवन में ऐसा शो देखा नहीं। प्रगति मैदान में एक जो विलेज कॉम्प्लेक्स हुआ करता था, काफ़ी बड़ा मैदान था, उस मैदान में ओपन में वो करते थे। मतलब जैसे पूरा मैदान है तो मैदान के छोटे से हिस्से में ऑडियंस बैठती थी, और चारों तरफ से हम लोग पूरा प्ले करते थे, और बड़े बड़े स्पीकर लगा के रखे हुए थे। वो मतलब ट्रिमेंडस प्ले था किंग लियर। तो उसको देखने हालांकि यहाँ से बम्बई से भी बहुत से लोग गए थे, आपके गिरीश कर्नाड जी, नसीरुद्दीन शाह जी, और बहुत से पुपुल जयकर जी, मतलब बड़े बड़े लोग उस प्ले को देखने भी आए थे। तो वो प्ले, उसमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला, अमाल जी का साथ मिला। और चूँकि ये मेरे बहुत अच्छे मित्र हो गए थे, श्री अरुण बाली जी मेरे बड़े भाई हैं वो, तो उनके घर भी आना जाना होता था। अच्छा वो इतने बढ़िया इंसान, उनको गाने का बड़ा शौक था। तो जब मैं जाता था, अरे वर्मा तू मेरे को हारमोनियम सिखाएगा। फिर हम लोग बैठ जाते थे हारमोनियम लेके, और हम लोग का उनका बड़ा प्रिय गाना था वो, चांदनी रातें प्यार की बातें खो गई जाने कहाँ, ये रात ये चांदनी। तो ये गीत वो उन्होंने मुझसे सीखा। अच्छा वो जी, तो इस तरह से करके हम लोग बजाया करते। अच्छा मैं जब पहुंचता था तो उनकी मतलब हमारी भाभी जी, प्रकाश नाम था, तो सीधा जैसे जाता था, अरे प्रकाश वर्मा आया, चल जल्दी से आलू ना और बंदा, आलू के पराठे और दही के संग में, फिर वो उसका ही मज़ा लिया जाता था। खैर इस तरह से मेरी दिल्ली की जर्नी चल रही थी। दिल्ली में हालांकि बहुत कम पैसे मिलते थे, जब मैं शिरा में था बहुत ही कम थे। जब मैं इसमें आया, आपके एनएसडी में आया, तो थोड़ा सा ठीक ठाक हो गया। अमाल जी के साथ में रहा तो और अच्छा हो गया। तो उन्हीं दिनों, ये 89 की बात है, 89 में उन्हीं दिनों डॉक्टर चंद्र प्रकाश जी आए दिल्ली, और बाली जी से मिले। अच्छा उन्होंने भी प्ले देखा था मेरा,
तो बाली जी ने तुरंत मुझे फ़ोन किया, अरे वर्मा आ जा, घर आ जा, डॉक्टर साहब आए हैं। तो मैं गया, तो मुझे बोला डॉक्टर साहब ने कि यार आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप तो मुंबई आइए। तो मैंने कहा आप बुलाएंगे तो मैं ज़रूर आऊँगा। बोले ऐसा करो जनवरी में आ जाओ, और मैं मतलब 90 का जनवरी, तो आ जाओ, हमारा शुरू हो रहा है चाणक्य, तो करते हैं। मैंने कहा बिल्कुल। बस फिर मैं सीधा 12 जनवरी 1990, ये ऐतिहासिक दिन है जब मैंने लेके ताम झाम और मुंबई की धरती पर कदम रखा। तो यहाँ से दिल्ली से होते हुए मुंबई आया। अच्छा, मुंबई में क्या था कि बड़ा स्ट्रगल, देखिए है, सब जगह है, मुंबई में भी है बहुत स्ट्रगल, फिल्म लाइन में तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल है। तो यहाँ जो भी आए, ये इस चीज़ को सबको समझना पड़ेगा कि अपने आप को पहले पूरी तरह से पुख्ता करे, फिर यहाँ मुंबई आए। जैसे मेरे पास म्यूज़िक था, और चूँकि एक्टिंग के हिसाब से तो काफ़ी कुछ सीख ही लिया था, और बचपन से भी आदत थी, चित्रकला भी थी मेरे पास के कुछ नहीं होगा तो मैं इससे तो गुजारा कर ही लूँगा, क्योंकि भाई घर से बाहर निकला हूँ, तो ये ना हो कि घर में लौट के जाऊँ और घर वाले बोलेंगे अरे अच्छा बड़ी ठसक से तो गए थे, कहा भैया मुंबई से आ गए लौट के, अरे बुंदेली में बोलेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। तो वो सोच के मैं निकला था, और फिर मुंबई में कुछ लोगों का साथ मिला किसी तरह से। हालांकि मेरी फिल्म लाइन में कोई बैकअप नहीं था, किसी भी तरह का कोई बैकअप नहीं था, ना कोई पहचान थी। तो अब ये था कि जब मैं आया तो चंद्र प्रकाश जी से मिला, उन्होंने बोला हाँ बस हम शुरू करेंगे तो हम आपको बता देंगे। तो उन्होंने अपना जो भी ऑडिशन लिया वो सब लिया, वो सब हो गया। और इसी बीच में उनको 2-3 महीने गुजर गए, क्योंकि दूरदर्शन से उनको समय नहीं मिला था, उस समय का टाइम नहीं दिया था उन्होंने कि ये टाइम पे। तो मेरे पास पैसे भी ख़त्म हो गए, तो मैंने कहा कि अब क्या करूं। मैंने पूछा उनसे, डॉक्टर साहब से, कि डॉक्टर साहब मैं थोड़ा कुछ दिन के लिए झांसी चला जाऊं। बोले हाँ चले जाओ, अभी तो टाइम है। तो मैं चला गया झांसी, और इसी बीच में उनको टाइम मिल गया और उन्होंने मेरे घर पे खबर भेज दी, जहाँ मैं यहाँ गोरेगांव में, वहाँ गोरेगांव में रुका हुआ था क्रांति नगर में। तो वहाँ उन्होंने एक पोस्ट कार्ड भेज दिया। वो पोस्ट कार्ड यहाँ पड़ा रह गया, और मैं झांसी में था, तो मुझे झांसी में खबर, उन दिनों को फ़ोन तो हुआ नहीं करते थे, और जिनके यहाँ मैं रहता था उन्होंने भी बहुत ध्यान नहीं दिया, पोस्ट कार्ड वहाँ रखा रहा। खैर मैं झांसी से 1 महीने बाद लौटा, और एक दिन मुझे कहा ये क्या हुआ, तो बोले ऐसा ऐसा। अब मैं भागा भागा पहुँचा डॉक्टर साहब के, बोले यार आप बड़ी गलती कर दी। एक बहुत बड़ा कैरेक्टर था, मतलब इतना बड़ा कैरेक्टर कि अगर मैं वो कर लेता उस समय, मुझे मिल जाता, तो मैं मतलब उस समय ही इस्टेब्लिश हो चुका होता बहुत अच्छी तरह से। खैर कुछ किस्मत की बात होती है, तो वो कैरेक्टर चूँकि मैं नहीं पहुंचा टाइम पे, तो फिर वो किसी और को दे दिया। अब नाम तो नहीं कहूँगा, वो उस कैरेक्टर की वजह से वो इस्टेब्लिश हो गए थे, वही उनका भी पहले ही था वो। बाद में बहुत अच्छे काम किए। तो खैर ये मेरी थी, तो नहीं हो पाया, पर ये हुआ के बाद आपकी कास्टिंग होगी, पैसे की दिक्कत होने लगी, और भी बहुत चीज़ें थी। तो मैंने फिर एक काम किया कि मैंने कहा चलो कुछ सर्विस करता हूँ। केवली में गोरेगांव में रहता था, डॉम जूनियर कॉलेज था, उसमें म्यूज़िक लेक्चरर की ज़रूरत थी, तो मैंने फिर वो ज्वाइन किया, और वहाँ थोड़ा सा पैसा मिलता था। लेकिन उनको ये मैंने बोल दिया था कि भाई मैं सिर्फ दोपहर में 1 बजे तक आपके साथ रहूँगा, उसके बाद में मुंबई निकल जाऊँगा, क्योंकि मेरा नेम वो है। तो उनने भी कहा ठीक है भाई। तो उनके यहाँ कम पैसों पे मैंने काम किया, करीब 6 महीने काम किया, और इसी बीच में तो मैंने वहाँ म्यूज़िक का पूरा डिपार्टमेंट खुलवाया, बच्चों को पूरा सिखाना भी शुरू किया, काफ़ी कुछ किया, बहुत अच्छी तरह से इस्टेब्लिश कर दिया म्यूज़िक डिपार्टमेंट। और उसके बाद फिर अच्छा, उसी में क्या था कि मेरी एक वहाँ पे एक टीचर थी रूपा मजूमदार जी, उनके भाई लोग यहाँ फिल्म लाइन में थे। तो उन्हें जब पता चला मैं फिल्म के लिए स्ट्रगल करता हूँ ये सब, तो उन्होंने फिर मुझे उनसे मिलवाया, अरूप भट्टाचार्य जी, अनूप भट्टाचार्य जी, उस फैमिली से मिलवाया। अरूप जी उस समय प्रोडक्शन मैनेजर हुआ करते थे विपुल शाह जी के साथ। विपुल शाह जो
आँखें दी और ये हॉलीडे वगैरह सब फिल्में, बड़ी बड़ी फिल्में बनाई, उस समय वो सीरियल किया करते थे। तो उनसे फिर मिला, उनका फिर मैं चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर बना। और ये सब करते करते फिर उनके संग में करीब मैंने लगभग 2.5-3 साल में उनके साथ में रहा। उसमें शोभना देसाई जी प्रोड्यूसर हुआ करती थी, वो डायरेक्टर होते थे, मैं उनका चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर होता था। और कुछ गुजराती सीरियल, कुछ हिंदी का भी काम किया, काफ़ी काम किया। और डायरेक्शन का अगर मेरा कहा जाए तो मेरे पहले गुरु वही थे, विपुल शाह जी। बहुत अच्छे डायरेक्टर, इतने बढ़िया डायरेक्टर, उतने हालांकि पूरी टीम में सारे थे। आप लोग भी सब, जेडी मजीठिया, जेडी करके फेमस हैं, जो देवेंद्र भुजानी और उमेश शुक्ला जी, जो आजकल ओ माई गॉड वगैरह के डायरेक्ट किए, जिन्होंने फिल्में 102 नॉट आउट, वो परेश गणात्रा, ये लोग, हम लोग सब लोग साथ में थे। बहुत सारे सीरियल किए हम लोगों ने साथ में, एक अच्छी जर्नी गुजारी और बहुत कुछ सीखने को मिला। बताओ, इतना मैं हो गया था कि अब तो मैं डायरेक्शन भी कर ही सकता हूँ और अच्छी तरह से। बाद में हुआ ये कि इतना मुझ पर फेथ करने लगे थे कि मैं मतलब शूट भी कर लेता था। और उसके बाद उन दिनों वो हाई बैंड वो कैसेट चलते थे, बड़े बड़े वजनदार, वो पूरा लेके। अच्छा, चूंकि मैं चीफ था तो मैं ही सब लेके सब पूरा करता था लेके डेम। अच्छा, एडिटिंग में हुआ कि फिर मुझे दिलीप सुराना जी का साथ मिला और सुनील सालगिया जी ने फिर वहाँ बैठ के मुझे कई चीज़ें बताई, बहुत जो और भी बारीकियाँ होती थी डायरेक्शन की। तो वो उनकी आदत थी, वो फिर मेरी गलतियों को पकड़ के कभी डांटते भी थे, तो डांट का भी मज़ा आता था कि भाई सीखने को तो मिल रहा है। तो डांटते भी थे, प्यार भी करते थे और सिखाते भी थे, और मुझे बहुत कुछ करने का मौका मिला। तो इस तरह से करके मैंने वो मतलब शूट से लेके एडिटिंग, डबिंग, म्यूजिक, मिक्सिंग और पूरा फर्स्ट कॉपी, डीडी कॉपी बना के और मैं भेजने लगा था। तो कहने मतलब पूरा एक जो कहना चाहिए, जो फिल्म मेकिंग का जो जितना भी काम था, शूट से लेके पोस्ट प्रोडक्शन तक सब मैंने किया। और इस तरह से होते होते फिर अब चूंकि कीड़ा तो काटा था एक्टिंग का और मन था कि भाई एक्टिंग करना है। हालांकि म्यूज़िक के लिए मैंने ट्राई किया था, क्योंकि म्यूज़िक का ही मन था कि म्यूज़िक में ही स्कोप तो बहुत है ही है। और मेरे पास वायलिन जैसी चीज़ थी, वायलिन पे मेरे प्रोग्राम आया करते थे। पहले छतरपुर से आए, फिर दिल्ली रेडियो स्टेशन से भी आना शुरू हुए थे। मुझे 20 मिनट का इंडिविजुअल प्रोग्राम मिलने लगा था दिल्ली रेडियो। तो ये था कि चलो वायलिन में, लेकिन अच्छा उसमें फिर ये हुआ कि बप्पी जी के ग्रुप में मिले, तो सबने बोला कि हाँ आप आइए, आपका स्वागत है, लेकिन ये है कि भाई आपको एक्टिंग में फिर आपको मुश्किल होगी। लोग आगे यही कहें कि इनको ले लिया तो बप्पी जी के ग्रुप में वायलिन बजाते हैं। तो फिर कुछ लोगों ने मना किया, तो मैंने फिर वो चीज़ छोड़ के फिर एक्टिंग के लिए मैं करता रहा। तो ये इस तरह से डायरेक्शन का चला, मेरा एक्टिंग का चलता रहा। फिर बीच में मुझे संजय खान जी के यहाँ ग्रेट मराठा का एक लंबा 1.5 महीने का करीब मुझे चंक मुझे करना था, और 1.5 महीने का आउटडोर था जयपुर में, ग्रेट मराठा में। तो मैंने विपुल जी को बोला कि अब मैं आगे का अभी सीरियल जो है, 2 सीरियल उन्होंने बनाए थे, तो मैंने कहा एक वो शुरू करने वाले थे, एक लोफर सीरियल उन्होंने साथ में बनाया था, वो बाद में शुरू करने वाले थे। मैं कहा लोफर जब होगा तो मैं आपको ज्वाइन। खैर वहाँ जब निकला 1.5 महीने वो ऐसे गुजरे कि फिर वो एक्टिंग की लाइन चल पड़ी। फिर यहाँ आए तो धीरज जी के साथ जुड़े, और भी बहुत सारे बड़े बड़े प्रोडक्शंस के साथ, सागर साहब के यहाँ सब, तो एक्टिंग का चल पड़ा सिलसिला। तो फिर तो ये हुआ कि मतलब डायरेक्शन ये रहा कि चलो अब बाद में करेंगे कभी, और निकल पड़ी। और मतलब ठीक ठाक होने लगी, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा, क्योंकि मोस्टली सीरियल कर रहे थे, कुछ फिल्में भी की, लेकिन सीरियल ज़्यादा कर रहे थे। एक ये पोजीशन ये हो जाती, 3 जगह शूट कर रहा हूँ। तो ये होते 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 फिर ये रहा कि फिर कुछ ज़िंदगी में कहीं कुछ
ऐसी चीज़ें अड़चने भी आ जाती हैं, वो सब भी आई। खैर उसी बीच में फिर ये लगा कि मतलब हालांकि कुछ बहुत अच्छे बड़े मौके मिलने के चांसेस थे, लेकिन कुछ जो होता ना किस्मत पे, तो बहुत बड़े नहीं लेकिन हाँ बहुत अच्छे अच्छे रोल किए। सागर साहब के यहाँ तो बहुत बढ़िया बढ़िया, मेरा अलिफ लैला, इतिहास के प्रेम कहानियाँ, कृष्णा, बहुत बड़े बड़े कैरेक्टर्स थे सब, वो सब किए। और भी बहुत सारी फिल्में थी। अच्छा उन दिनों क्या था कि ये था कि चूँकि डायरेक्शन की तरफ झुकाव तो था ही मेरा, तो उसी बीच में फिर एक सीरियल भी मैंने इंडिपेंडेंटली डायरेक्ट किया, संदेश, जिसमें मेरे एक मित्र थे जो मेरे दिल्ली के मित्र थे, कैलाश कौशिक, उनको मैंने मेन रोल में लिया था। शायद बहुत से लोग जानते होंगे, जो लोग देख रहे हैं उनमें से बहुत लोग जानते होंगे कैलाश कौशिक को। और सविता बजाज थी और भी बहुत से, शेखर शुक्ला, सब बड़े बड़े आर्टिस्ट थे उसमें। खैर वो किया। उसी बीच में फिर मुझे रंजन जी से मुलाकात हुई, रंजन जी मुझे मिले। और चूंकि मैं बचपन से बड़ा धार्मिक किस्म का भी था, भगवान मेरे मेरे इष्ट देव श्री बजरंग बली जी, तो उन दिनों जय हनुमान सीरियल चल रहा था, बहुत बड़ा हिट सीरियल था वो। तो उसके लिए करीब एक बड़ा चंक निपट गया था, जिसमें राम की कहानी ख़त्म हो चुकी थी, आगे की कहानी शुरू करने वाले थे। तो अच्छा लीना जी देख रही है, नमस्कार। क्या कहनी, प्रतिभा चुपती नहीं। चलिए धन्यवाद धन्यवाद लीना जी। तो हुआ ये कि फिर वो रंजन जी उस समय डायरेक्ट कर रहे थे और बोले कि मेरे संग चलिए चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पे वहाँ काम करिए। अब चूँकि बली का काम था और रहना था मुझे वृंदावन स्टूडियो जो उमरगांव में था, मतलब गुजरात और महाराष्ट्र के बॉर्डर पे, वहीं रहना था। तो मैंने कहा चलो बजरंग बली के नाम पे 1-1.5 साल में निकाल देता हूँ। तो इस तरह से करके फिर वो बजरंग बली, जय हनुमान करते हुए बजरंग बली की सेवा की। और बजरंग बली ने भी मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत स्नेह दिया, मेरा मतलब बहुत सारे मेरे बिगड़े काम बनाए। और वहाँ से एक बड़ी अच्छी सी घटना है, मैं सबके साथ शेयर करना चाहता हूँ। वहाँ रंजन जी का क्या था कि वो एक कुछ अलग तरह का काम करना चाहते थे, और वो जो एक जनरल जो घिसा पिटा सा या जो एक जनरल जैसा काम चल रहा था उससे कुछ हटके, वो रंजन जी की खूबी है और उसके लिए मैं रंजन जी को बहुत मानता भी हूँ। तो मैं चूँकि उनका चीफ असिस्टेंट होता था तो मुझे राइटिंग का भी शौक़ था। तो वो दर्शन जी की स्क्रिप्ट को दोबारा मुझसे रीराइट कराते थे। मुझे लगता तो बड़ा बुरा था कि किसी की स्क्रिप्ट को छेड़ना नहीं चाहिए, लेकिन अब चूँकि मेरे बॉस का ऑर्डर था तो फिर, और वहाँ सेट में इतना टाइम भी नहीं होता था कि नहीं उसके लिए पहले बात करें, ये करें वो करें। खैर फिर एक बड़ा सीन फंस क्या गया, मैंने कहा ये सीन के पहले मैं तब तक हाथ नहीं लगाऊंगा जब तक मैं दर्शन जी से बात ना कर लूँ। ये बड़ी अच्छी घटना है, सुनिएगा। तो दर्शन जी बहुत सीनियर मतलब गुरुतुल व्यक्ति। मैंने उनको फ़ोन किया कि सर वो चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, वो वाला सीन लिखना है, तुलसीदास जी वाला, जिसमें तो तुलसीदास चंदन किसने तिलक करें रघुवीर, वो सीन है। और उसमें ऐसे ऐसे करके वो बोला है, तो मुझे थोड़ा सा चेंज करके, वो तो भड़क गया बुरी तरह से। हालांकि मेरी उससे पहले, बहुत पहले एक बार मुलाकात हुई थी, वो मुझे बहुत जानते नहीं थे, तो भड़क गया बुरी तरह से। नहीं मेरा एक शब्द नहीं बदलोगे। तो मैंने उनको बहुत समझाने की कोशिश की, फिर मैंने उनको यही बोला कि सर मुझे बहुत क्षमा के साथ मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि मैं जो भी लिखूँगा आपको उससे निराशा नहीं होगी। नाम आपका ही जाएगा, मेरा नाम नहीं जाने वाला है, लेकिन आपको मुझसे निराशा नहीं होगी। और कह के मैंने फ़ोन रख दिया और मैंने लिख दिया। शूट हो गया, टेलीकास्ट हो गया, कभी देखा भी होगा उन्होंने। अब मैं एक्चुअली बम्बई आता था हमारे गांव से, तो एक बार मैं ऑफिस गया खान साहब के, तो वहाँ पता चला कि वो दर्शन जी भी थे। तो बड़ा मन में तो बड़ा डर था कि उस दिन बड़ी
दर्शन जी ने बड़ी डांट पिलाई थी मुझे। तो मैंने बड़े उससे पैर छुए उनके, तो उनने उठाया मुझे। कौन? मैंने कहा सर मैं आपका बच्चा। कौन? नाम? मैंने कहा गोपाल वर्मा। तो उन्हें अरे गोपाल वर्मा! फिर तो उन्होंने जो मेरे सर पे हाथ फेरा है, मेरे पीठ पे हाथ फेरा है, मतलब वो एक जो आशीर्वाद, मतलब मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, माता सरस्वती जी का, देवी जी का शुक्रगुजार हूँ। उनका जो हाथ मेरे सर पे आया, मतलब वो मेरा पूरा शरीर बिल्कुल अलग ही हो गया। आप कह सकते हैं, मतलब मुझे जो लग रहा था कि वो मुझे डांटेंगे, मुझे जाने क्या क्या बोलेंगे। उन्होंने जो मुझे बेटा बेटा करके बोला और बोले बहुत अच्छा लिखा और मुझे बहुत आशीर्वाद दिया। उसके बाद तो उन्होंने मुझे बेटे जैसा माना। उनने फिर मुझसे महाभारत के लिए भी काफ़ी कुछ लिखवाया। और इवन मेरी शादी के बाद मुझे उनका अंतिम समय आ रहा था, तो एक कहते ना, एक अपनी विरासत सौंपने वाली बात। तो ये जो लेखनी की विरासत थी वो मुझे सौंपना चाह रहे थे, तो मुझे बुलाया भी। और उनकी इतनी सारी बहुत सारी बुक्स थी, बोले अब आप इनको संभालिए। तो मैं करीब काफ़ी, मुझे लगता है कि 25-30 से ज़्यादा बुक्स मैं वहाँ से लेके आया उनके आशीर्वाद से, और उनकी विरासत आज भी संभाल रहा हूँ। हालांकि बहुत सारी बुक्स रह गई थी उनके घर में, वो मैं नहीं ला पाया। और मुझे बड़ा दुख है कि उनके देहावसान की मुझे खबर नहीं मिल पाई, और काफ़ी दिनों बाद मुझे पता चला, तो बहुत दुख हुआ उनका। खैर, तो उनका जो आशीर्वाद था, उससे आशीर्वाद से फिर मेरी राइटिंग का काम शुरू हुआ। और मुझे श्री गुलशन जी जो थे, वो एक गुलशन सचदेवा जी, वो सीरियल बना रहे थे, जय 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 त्रिदेव। हाँ नहीं सॉरी, उसके पहले अजय देवगन जी का जो देवगन फिल्म्स थी, वो एक सीरियल बना रहे थे, मुनिराज नारद। तो उसके लिए उन्होंने बहुत लोगों को ट्राई किया था राइटिंग के लिए। उसी समय ज्योति स्वरूप जी को पता चला मेरे बारे में, तो मुझे भी बुलाया, मेरी भी राइटिंग ट्राई की। तो उसमें बड़े बड़े लोग थे, शब्द कुमार जी, संपत जी, वी.एम. व्यास भी, बहुत बड़े बड़े नाम थे। तो उनके बीच में मेरी स्क्रिप्ट फाइनल हुई और मैं फिर उनके संग में जुड़ा, और वहाँ से फिर वो एक थोड़ी सी विधिवत सी राइटिंग का शुरू हुआ। अच्छा, इस बीच में मैंने कुछ ऐड वगैरह के लिए भी लिखा था, वो सब भी चलता रहा। तो करीब 10-12 एपिसोड्स का पूरा तैयारी हो गई, ये हो गया, शूट होना है, ये होना है, लेकिन कुछ होता ना, एक किस्मत वाली बात। तो वहाँ पे वो कुछ मामला अटक गया। उनकी एक फिल्म थी राजू चाचा, वो थोड़ी सी अच्छा काम नहीं कर पाई, उसी बीच में कुछ और भी हो गया, तो फाइनेंशियल वो अटक गया मामला, और मुनिराज नारद वहाँ अटक गया। लेकिन उससे हुआ क्या, फिर मुझे गुलशन सचदेवा जी के यहाँ काम करने का मौका मिला, जय 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 त्रिदेव। और वो मेरा एक पहला बड़ा सीरियल था, वो पूरा इंडिपेंडेंट मेरे ही था, जो मेरी लेखनी से निकला था। उसमें स्टोरी, स्क्रीन प्ले, डायलॉग्स तीनों मेरे थे। हालांकि मल्हार जी भी जुड़े हुए थे उसमें, लेकिन मल्हार जी ने चूँकि टीम बनाई थी, इसलिए वो मेरे साथ में उनका नाम था, लेकिन पूरा इंडिविजुअली मेरा था। और उसके बाद फिर मुझे मेरे बहुत अच्छे मित्र कहें, भाई कहें, जो भी कहें, अतुल पांडे जी, उनका साथ मिला। और उनके साथ जो सीरियल हुआ, दर्शन दो भगवान, वो मेरा बहुत अच्छा हिट सीरियल था। और उसमें कहना चाहिए कि मुझे एक एस्टेब्लिशमेंट दे दिया, मेरा घर हो गया उस सीरियल की वजह से बम्बई में, और एक अच्छा एस्टेब्लिशमेंट हो गया। ऐसे करके मेरी जर्नी चल पड़ी। तो झांसी वारन खो तो अब पता चलेगा हुए कि हम भाई कैसे कैसे करेंगे तक आए। और हाँ, जो एक चीज़ और बता दें कि भैया बहुत स्ट्रगल करो, तो हमने भी, ऐसा नहीं है कि हमने जो बोले थे ना लोग के फुटपाथ पे सोए, भूखे पेट सोए, तो जो तो हमारे साथ भी घटो। तो इसे भैया जो है कि बम्बई में आओ तो पूरी तैयारी से आओ, और हर चीज़ सहवे के लाने भी आओ। अच्छा, जो ऐसे घटो तो जो भी बता दें कि हम जब विपुल शाह जी के संग कर रहे थे काम, तो उल्लासनगर में रहते,
और उतर पे तो दूर है बहुत, जहाँ जैसे बम्बई से मतलब करीब 3 घंटा लगते पहुँचे में, अंधेरी मंधेरी से जाएँ तो कहूँ कहूँ रात के मालूम पड़ी कि 11-12 बज गए शूटिंग करत हुए, तो आप ट्रेन ही बंद हो गई। फिर जो वो को चलो प्लेटफार्म पे ही सो जाओ, तो वहीं सो गए अपने, वहीं हमने थोड़ी सी बिस्किट बिस्किट खाई, 1-2 चाय पी, सो गए। और फिर सवेरे की 5 बजे के करीब ट्रेन पकड़ी, फिर घर पहुँचे, नहाए धोए तैयार हुए और फिर भग लिए। तो ऐसा भैया हमने भी जो स्ट्रगल करो। तो ये सब तो हमारी जर्नी है। अब ये है कि अब आप लोग, अच्छा हाँ, फिर ये बाद में फिर मुझे और भी कई चीज़ें मिली, सीरियल मिले, फिल्में मिली मेरी। उन दिनों शुरुआत में आपको एक बात बताऊँ, हर आदमी करता होगा, बहुत से लोग करते हैं, कुछ लोग छुपाते हैं, मैं तो अगर नहीं छुपाऊँगा। पैसों की बड़ी तंगी रहती थी और कमाई का कोई एक एक्स्ट्रा जरिया तो था ही नहीं। अच्छा, वो मैं लेक्चररशिप भी छोड़ चुका था क्योंकि यहाँ काम चालू हो गया था। तो अब क्या करें, तो राइटिंग में मुझे कुछ फिल्मों के ऑफ़र मिले, हालांकि वो बड़ी छोटी फिल्में थी, लेकिन चूँकि पैसा चाहिए था। और उसके लिए फिर मैंने करीब मेरी 8 फिल्में मेरी बनी। छोटी फिल्में थी, कोई कोई बी ग्रेड, कोई सी ग्रेड, ऐसा करके वो बनाई गई, लेकिन उनकी स्टोरी बहुत अच्छी थी। अगर वो स्टोरी पे आज भी कोई काम करे तो बड़ी फिल्में भी बन सकती हैं। और उसमें उस 2-4 सीन डाल डूल के और कुछ इधर उधर के आर्टिस्ट लेके उन लोगों ने किया। मेरी 8 फिल्में उस तरह से रिलीज हुई उस ज़माने में, और अच्छा बिजनेस किया। मतलब जो उनकी लागत होती थी उस लागत से कम 5-7 गुना 8 गुना कमाई मतलब सभी फिल्मों ने की और बहुत अच्छी चली। बस ये था मुझे उस पर कहीं की छोटी फिल्में लिखने का टैग ना लग जाए, इसलिए आगे जाके फिर मैंने वो, जब मुझे ये बड़े सीरियल मिलना शुरू हुए तो फिर मैंने वो काम बंद किया। और अब तो ये है कि कुछ हैं प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे, तो मन तो ये है कि मैं खुद, क्योंकि मेरे प्रोजेक्ट्स हैं और डायरेक्शन से लेके सब कुछ किए ही है, एक्टिंग से लेके डायरेक्शन तक, तो चाहता तो यही है कि आगे जाके कुछ करूं, डायरेक्ट करूं। और है कुछ प्रोजेक्ट, एक राम भैया को भी दिया था अपने, राम बुंदेला जी को, तो देखते हैं कहाँ तक पहुँचते हैं। और अभी जो जिनके सौजन्य से मैं आप सबसे जुड़ा हूँ, बात कर रहा हूँ, बुंदेली झलक वाले हैं। बुंदेलखंड फिल्म उद्योग के नाम से आरफ शहडोली जी ने भी बनाया है, और एक हमारे मित्र हैं गौरी शंकर रंजन जी, उन्होंने बुंदेली झलक, बुंदेल मतलब बुंदेली साहित्य और बुंदेली कल्चर, संस्कृति, साहित्य संस्कृति के लिए उसका क्या होता है कि बहुत सी चीज़ें विलुप्त हो रही हैं बुंदेलखंड से, जो एक ज़माने में कभी हुआ करती थी। जैसे मैं बताऊं, मेरे टाइम में टेसू खेला करते थे हम लोग, और बड़े अच्छा वो होता था टेसू। मतलब एक डंडे का स्टैंड बनाते थे, उस पर एक ऐसा चौकोर सा बना के उस पर बू बैठाते थे, और फिर टेसू बेटा हैं ही अड़े खाने को मांगे, दही बड़े में मिर्ची बहुत, कल जाना है कांजी बहुत, इस तरह से करके घर घर जाके चंदा मांगते थे। वो होता था। उस समय सुआटा खेलती थी लड़कियां, तो वो भी बड़ा मज़ा आता था। सुबह से हम लोग भी जाग जाते थे, फिर एक चबूतरे पे जो प्लेटफॉर्म होता था घरों के आगे, पहले सब घर के आगे बड़े बड़े चबूतरे होते थे, तो उन पर पूरी रंगोली निकाली जाती थी, एक दीवार पे एक भूत बनाया जाता था। फिर ऐसे करके बहुत सारी ऐसी जो बुंदेली विधाएं, एक वो होता था, झिरिया मांगी जाती थी, बहुत चीज़ें होती थी। तो वो चीज़ें धीरे धीरे लुप्त हो रही हैं। सुआटा का बहुत बढ़िया गाना होता था, कुंवर लड़ाई थी नारे सुआटा, गौरा माई तोरा मोरा नाय, हिमाचल झुकी कुंवर लड़ाई थी नारे सुआटा गौरा। नलनी जी है, बुंदेली है, सुन लीजिए। तो इस तरह से करके है। तो ये सब चीज़ें जो वहाँ की उस समय की पुराना जो कल्चर था वो लुप्त हो रहा था, तो गौरी शंकर जी ने बहुत अच्छा प्रयास किया, और बुंदेली झलक के नाम से एक पूरा का पूरा वेबसाइट या जो भी कहें वो बनाना चाह रहे हैं वो, और उसमें वो उन चीज़ों को संजोएंगे और धीरे धीरे उनको फिर से वापस जीवित करेंगे। वो वास्तव में बहुत अच्छी चीज़ें हैं, उससे लड़के लड़कियों में भी बहुत चीज़ें सीखने को मिलती हैं और संस्कार भी मिलते हैं। तो इस तरह से करके ये सारी मेरी जर्नी थी।
आप सबके साथ में आज मैं लाइव हूँ। आप लोग अगर चाहें तो मुझसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, झांसी से भी हों या कहीं से भी हों। तो अमित जी धन्यवाद धन्यवाद। अरे ये बहुत बढ़िया सॉन्ग है जो कुंवर लड़ाई थी नारे सुआटा। मोदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे आपकी तो कहानियाँ जो मैं सुनता हूँ मज़ा आ जाता है, पूरी तन्मयता से सुनता हूँ। आपकी जो बिल्कुल आपकी जो संस्मरण वाली कहानियाँ होती हैं बहुत अच्छी रोचक भी होती हैं। तो धन्यवाद मोदी जी। और लग रहा होगा आपको बुंदेली भी कहीं कहीं आपको सुनाई दे रही होगी। तो ये सब है। अब आप लोग कोई कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। और अभी मेरा, हाँ, एक और मेरा अभी जो सीरियल चल रहा था संकट मोचन महाबली हनुमान, कॉन्टेलो का था, सोनी पर चल रहा था। वो इन दिनों सोनी पल पर आ रहा है, तो उस पर उसमें आप मेरी अच्छा, महेंद्र जी बोल रहे हैं राजस्थानी लोकगीतों में भी सुआ लोकगीत है। ओके 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 ओके। ये सुआटा कहलाता है मोदी जी, जो मैं बता रहा हूँ। ये लड़कियाँ चबूतरे पे रंगोली निकालती, सुबह करीब 5 बजे उठती हैं, हल्का सा अंधेरा रहता है, और उस समय लालटेन की रोशनी में, उन लालटेन होती थी, लालटेन की रोशनी में वो शुरू करती हैं रंगोली बनाना, और धुंधल का होते होते फिर वो जब उनका एंड होने लगता है तब ये पूरा गाना गाती थी। बड़ा लंबा चौड़ा गाना था वो, कि तीन नारे सुआटा। कुंवर लड़ाई थी मतलब प्यारी बिटिया, कुंवर मत कुंवरी मतलब बेटी, और लड़ाई थी मतलब लाड़ वाली प्यारी। तो कुंवर लड़ाई थी के नाम से वो सुआटा का गीत होता था। तो ये सब है ज़िंदगी की चीज़ें। तो अगर कोई और कुछ पूछना चाहे तो आप लोग का स्वागत है। और आप सबके साथ जुड़ के मज़ा आया। रीना जी कह रहे हैं संकट मोचन महाबली हनुमान तो मेरा एडिक्शन बन गया। नहीं, बहुत अच्छा है वो बजरंगबली। बजरंगबली ने भाई मेरे ज़िंदगी को ही संवार दिया है पूरा। और एक चीज़ और बताऊं, मुझे लोग कहते हैं ना बजरंगबली आज भी हैं, ये बिल्कुल सही बात है। मैंने अगर कुछ भी दिल से उनको बोल दिया, या बोलते समय में भावुक हो गया, मेरी आंखों में आंसू आ गए, उनके सामने खड़े हो गए, मेरा वो काम हुआ है। और मुझे जो कुछ भी दिया है, आज मैं जो भी हूँ, छोटा सा घर है बम्बई में, मेरे पास तो कोई बैकअप था नहीं, ना किसी का कोई सपोर्ट, कुछ भी नहीं, नथिंग। लेकिन आज गाड़ी वाड़ी जो कुछ भी है अपने थोड़ा सा है, छोटा सा सेटअप है, लेकिन हाँ, सारा बजरंगबली को मेरा मतलब उन्हीं को श्रेय जाता है जो कुछ उन्होंने दिया। हाँ जी हाँ जी, ये सुआ, हाँ मोदी जी, ये हाँ सुआटा अलग है, सुआ अलग होगा। सुआ हो सकता है शायद वो जो बोलते हैं तोता, तोता जो रहता है सुआ, शायद उस पर कुछ होगा। ये सुआटा अलग है। नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में लीना जी, प्रोजेक्ट्स तो बहुत सारे, बहुत लोगों के पास हैं। अब कौन सा कब शुरू होगा पता नहीं। और मैं तो चाह रहा था कि स्वामी विवेकानंद पे कुछ किया जाए। मैंने बोला भी था अभिमन्यु जी को, कुछ चीज़ें बताई भी थी उन्हें। एक टाइम में मैं बना रहा था स्वामी विवेकानंद पे सारी रिसर्च करके, पूरा एक डिफरेंट मैंने उनको लुक दिया था। लोग आप बोलते हैं अरे वो तो सब संत थे, संत नहीं थे, एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे वो। और उस तरह से मैंने उनका पूरे एक बड़ी फिल्म के लिए सारी पूरी तैयारी कर ली थी। इवन पेपर्स में अनाउंस भी हो गया था उसमें कि मतलब रिटन और डायरेक्टेड बाई फलां फलां गोपाल वर्मा, और उन दोनों स्क्रीन पेपर आया करता था, उसमें हो गया था। लेकिन अब चूँकि छोटा प्रोजेक्ट नहीं था, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था विवेकानंद का, तो उस पर बड़ा खर्चा होना था, इसलिए वो आ नहीं पाया प्रोजेक्ट, क्योंकि उतना फाइनेंस वो हमारे प्रोड्यूसर्स जुटा नहीं पाए। और उस बीच में सुष्मिता सेन के साथ भी काफ़ी काम किया रानी लक्ष्मीबाई पे, चूँकि झांसी का हूँ तो, और मैं श्री वृंदावन लाल वर्मा जी के ख़ानदान से ही हूँ। मेरे तरह से मेरे रिश्ते में वो ग्रेट ग्रैंडफादर हुआ करते थे, तो उनसे तभी से मतलब रानी लक्ष्मीबाई के कैरेक्टर से जोड़ा हुआ था। तो सुष्मिता जी जो फिल्म करनी थी रानी लक्ष्मीबाई पे, उसका पूरा रिसर्च स्टोरी वगैरह मैं ही कर रहा था। करीब 1.5 साल हम लोग काम किए। लेकिन यहाँ भी वही बात हुई कि जब शूट पे हम लोग जाने वाले थे, उन्हीं दिनों
अमेरिका में और ब्रिटेन में रिसेशन आ गया, सारा पैसा वहाँ से आना था, करीब 100-150 करोड़ का, और वो पैसा अटक गया, तो ये फिल्म अटक गई हमारी, वरना शायद मेन स्ट्रीम में नाम होता। ठीक है, होता है, वो 1.5 साल हमारे चलो ठीक है, किसी की तरह से चले गए। जी जी मोदी जी, ज़रूर मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ विवेकानंद पर काम करूँ, और ज़रूर मैं जब करूँगा आपको पक्का बनाऊँगा। मेरा तो बहुत बहुत मन है, जिस दिन मैं डायरेक्ट करूँगा उस दिन मेरे साथ में आप काम करेंगे करेंगे, ये मेरा वादा है। और बस ये कि और जगह पे मैं इसलिए नहीं भेजता हूँ कि और जगह पे जहाँ मेरा होल्ड तो रहता है ना, लेकिन कई बार होता है ना कि वहाँ फिर आम आर्टिस्टों की तरह लोग बिहेव करने लगते हैं, तो वो मैं नहीं चाहता, क्योंकि आपकी डिग्निटी एक अलग है। तो मोदी जी, मैं जब भी करूँगा आपकी डिग्निटी को बना के आपके साथ में काम करूँगा। और बुंदेली झलक वाले कह रहे हैं बहुत बढ़िया दादा। ये गौरी शंकर जी हैं, गौरी शंकर रंजन भैया के नाम से बड़े फेमस हैं। रंजन जी हमारे ज़िंदगी में दो हैं, एक तो ये रंजन भैया छोटे भाई जैसे, और दूसरे हमारे रंजन, वो मेरे गुरु भी रहे एक तरह से कहा जाए, विपुल शाह के बाद में रंजन जी, तो उनसे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और हो सकता है शायद बाद में, हाँ, उनके साथ में एक फिल्म भी की थी, तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया डायरेक्टर हैं वो। आजकल बालाजी के मोस्टली सीरियल्स वो कर रहे हैं। तो ठीक है, तो अब सबसे आप लोग इजाज़त दें तो फिर मैं विदा लूँ, या फिर अगर कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। और बुंदेलखंड के लिए ज़रूर मैं ये कहना चाहूँगा कि भाई झांसी से या बुंदेलखंड से जो भी आर्टिस्ट आना चाहें वो आए, मोस्ट वेलकम। मुझसे जो होगा मैं करूँगा, लेकिन आने के पहले अपने आप को पूरी तरह से तैयार करके आएँ, तौल लें कि हाँ, मतलब यहाँ काम या स्ट्रगल करना आसान नहीं है। बड़े बड़े लोग यहाँ पे आके फांके करके चले जाते हैं, तो अगर पहले तो ये सोच के आए कि आकर के जाना नहीं है, और अपने आप को पूरा परख के आए कि हाँ, हम जिस फील्ड में जा रहे हैं उस फील्ड के लायक हैं या नहीं। ये नहीं कि आंख बंद की और चल दिए, नहीं मुझे तो काम करना, मुझे तो हर कोई चाहता है अमिताभ बच्चन बनना, लेकिन नहीं बन पाते हैं, वो लाखों करोड़ों में से एक ही होता है। तो कहने का मतलब ये है कि आइए, मोस्ट वेलकम। लेकिन जो मेरी जर्नी आपने सुन ली होगी, शायद आपको थोड़ा सा एक हाँ भाई, गौरी शंकर रंजन जी कह रहे हैं कि मैं भी असिस्टेंट था दादा जय हनुमान में। ज़रूर ज़रूर ज़रूर, मेरे साथ गौरी शंकर जी भी जुड़े थे। संजय जी कह रहे हैं, सब कह रहे हैं सबसे पहले सार्थक पहल का हार्दिक स्वागत, और मुझे नमस्कार कर रहे हैं। नमस्कार संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब कहें तो कार्यक्रम समाप्ति की ओर बढ़ाया जाए। हाँ, कुछ लोगों का मन था कि मैं बहुत दिन हो गए हैं, झांसी वाले ख़ास तौर से, कुछ लोग जो यहाँ भी हैं, वो लोग चाह रहे थे कि अरे मैं बांसुरी सुनाऊँ, बांसुरी बजाऊँ। तो मैं कोशिश करता हूँ, देखता हूँ अगर होगा तो कोशिश करता हूँ बांसुरी पे एक धुन बजाने की। मैं कराओके पे कुछ निकाल लूँ, अगर कराओके बज जाता है तो मज़ा आएगा, वरना ऐसे भी सुना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कराओके में क्या है, बीट्स वगैरह सब मिल जाती है ना। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ। एक मिनट, थोड़ा सा बस समय दीजिए। बस ये कराओके का निकालूँ। जी, ये, हाँ, तो आपके लिए मैं बांसुरी लेके आया हूँ सबको सुनाने के लिए। यूट्यूब से जोड़ लेता हूँ मैं इसको। Welcome to OUE. Let's change the world.
Note. तो आप सबको श्याम गुप्ता जी कह रहे हैं, सर थैंक्स फॉर टेकिंग दिस इनिशिएटिव। हाँ जी, सत्यम गुप्ता जी, आरिफ जी, बांसुरी आपके लिए बस कोशिश कर रहा हूँ बजाने की। जी आवाज तो शायद आ ही रही होगी ठीक से, बांसुरी की भी आ रही होगी। जी, तो ये मेरी बांसुरी, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। रंजन जी कह रहे हैं लूट लिया ज़्यादा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद रंजन जी, अमित जी, लीना जी, मोदी जी, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि बहुत सारे मित्र नहीं जुड़ पाए, लेकिन जो नहीं जुड़े हैं वो हो सकता है बाद में देख लें। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा आप सबसे बात करके, आप सबके सामने आके, और फिर होगी फिर से मुलाकात। धन्यवाद मोदी जी, धन्यवाद। हाँ, आप तो खैर गिटार पे भी नहीं, गिटार अभी मेरे वो रेडी नहीं है, उसके कुछ वायर टूट गए हैं, और जो जिससे एम्पली स्पीकर से मैं बजाता था उसको, वो मेरा एम्पली स्पीकर खराब हो गया, तो उसकी वजह से अभी नहीं बजा पा रहा हूँ गिटार को, लेकिन जल्दी ही ठीक करूँगा और फिर आपको ज़रूर सुनाऊँगा। क्या राज जी बोल रहे हैं, क्या बात है साहिब, भैया ऐसा ही है। अब आप ही के संगे रह के सीखे जैसा, बुंदेलखंड में ही एक आध बुंदेली धुन हो जाए तो और अच्छा हो बे जो। अब बुंदेली अभी तो याद करना पड़ेगी, अगली बार कर देंगे। कितने भगे जा रहे हैं यार, सुना दें भैया, कहूँ भी आकर सुना दें। बुंदेली धुन भी हैं, बहुत सारी हैं, लेकिन अब तो न याद करने पड़े। वो कौन सी थी एक जो पहले हम लोग जो जसवंत सिंह और अपने वीरेंद्र सिंगल, ये लोग, वीरेंद्र सिंगल गाता था वो, बूंदा ले गई मछरिया हिलोर रानी, बूंदा ले गई मछरिया। सुना होगा आप लोगों ने, बुंदेली वालों ने सुना होगा गाना। तो खैर कभी अगली बार आके सुनाएंगे, और आप सबसे फिर से मुलाकात होगी। हो सकता है आप बहुत कुछ और भी मित्र जुड़े, इस बार तो कुछ थोड़े से कम रहे। और आरिफ जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। रंजन जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अमित जी, नलिनी जी, लीना जी, मोदी जी, और भी जो लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, नमस्कार, अलविदा, फिर मिलेंगे। अलविदा नहीं कहेंगे, फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। नमस्कार।